हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट बॉडी कैविटीज एंड डायाफ्राम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट। आई विल गिव यू सम ओरिएंटेशन। थोड़ा सा हमने पहले जो पढ़ा हुआ है उसको हम एक बार फिर से देखेंगे। चीजें एक जैसी होती हैं, देखो। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमको क्या क्या दिख रहा है, फर्स्ट देखो। दिस इज द amniotic cavity, दिस इज yolk sac cavity। ये बीच में दिस वाज द एम्ब्रियोनिक डिस्क। बट राइट नाउ अभी हम क्या देख रहे हैं? ectoderm has already folded to form neural tube, and endoderm is also folding to form the gut tube. तो at the time of third week, what happens is न्यूरिलेशन, दैट मीन्स न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है। एंड उसी टाइम पे गट ट्यूब भी बनती है। सो एज यू कैन सी दिस ट्यूब हियर इज द गट ट्यूब। इज इट गुड? गट। सो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? वी कैन सी गट एंड न्यूरल ट्यूब। सो वी कैन कॉल इट a tube over a tube, like two tubes. Got it? Now, as you can see, ectoderm fold हुआ, न्यूरल ट्यूब बनी। एंडोडर्म फोल्ड हुआ, गट ट्यूब बनी। व्हाट अबाउट द मीजोडर्म? तो हमने पहले से पढ़ा है मीजोडर्म के कुछ सब डिविजन्स होते हैं। पैराएक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, एंड द लेटरल मोस्ट वन is lateral plate mesoderm, that you can see here. This is paraxial, this is lateral plate, sorry, intermediate mesoderm, and then we have lateral plate mesoderm. And then what happens is lateral plate mesoderm divides into two parts. Like बीच में एक कैविटी डेवलप होता है, दैट इज नोन एज इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। दैट्स द कैविटी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, दिस इज द बॉडी कैविटी, राइट? यही तो बॉडी कैविटी है। और इसी बॉडी कैविटी का डिवीजन हो जाएगा इनटू पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी एंड पेरिटोनियल कैविटी। सो सब कुछ इसी से डेवलप होने वाला है, दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। दिस वन इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, that is formed between lateral plate mesoderm, and lateral plate mesoderm is divided into two layers, one which is close to the ectoderm. So this one which is close to the ectoderm is known as somatopleuric intraembryonic mesoderm, or you can call it parietal intraembryonic mesoderm. फिर जो दूसरी साइड है, दैट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एंडोडर्म, that one is known as splanchnopleuric or visceral intraembryonic mesoderm. So यहां पर mesoderm के दो layers बन चुके हैं, the parietal one and the visceral one. And there is a cavity in between that is known as intraembryonic coelom. ठीक है? So now look at this diagram. What is happening in this diagram? You have this. Can you see? यही है वो cavity. और जब एम्ब्रियो की फोल्डिंग होती है, यू कैन अगेन अप्रिशिएट दिस कैविटी हियर एंड हियर इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। सो व्हाट हैपेंस इज, एक डायग्राम और है, देखो, लुक एट दिस डायग्राम। सो व्हाट हैपेंस इज इनिशियली ये पूरा लेटरल प्लेट मेसोडर्म होता है, जो यहाँ पे ब्लू ब्लू बना हुआ।
Then a cavity develops in this lateral plate mesoderm, as you can see, and it is a horseshoe shaped cavity. This cavity is known as intraembryonic coelom, which you can see here also in a cut section. Then what happens is intraembryonic coelom comes in contact with, or it communicates with, extraembryonic coelom. Now, if you can appreciate the embryo जिसके बाहर extraembryonic coelom भी होता है. So this intraembryonic coelom will have a communication with extraembryonic coelom at this point of time. ठीक है. तो अभी जो हम डायग्राम्स देख रहे हैं वो यही वाले डायग्राम्स देख रहे हैं. तभी तुम देख रहे हो कि जो सीलोम है ये क्लोज्ड कैविटी नहीं दिख रहा है डायग्राम्स में. इट इज लुकिंग लाइक दिस. So now we will move back. Now we will go back to the same diagram that we were talking about. So look at this diagram now. जहां पर देखो ये कैविटी है इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम which is in contact with extraembryonic coelom here. यहाँ पे भी एक सीलोम होगा on the outer side which is known as extraembryonic coelom. ठीक है. Now as you can see यहाँ पे color coded सब चीजें बनाई हुई हैं in which you can see this one is somatopluric extraembryonic mesoderm extraembryonic. This one is splanchnopleuric extraembryonic mesoderm extraembryonic mesoderm. But right now we are talking about intraembryonic mesoderm. So what can we see? We can see this orange one is somatopleuric intraembryonic mesoderm, which will be in contact with the ectoderm. And this pink one is splanchnopleuric intraembryonic mesoderm, which will be in contact with endoderm. Does this make sense now? ठीक है. चलें आगे. So this is the सीलोम. पूरा चैप्टर पूरा लेक्चर इसी सीलोम पे डिपेंडेंट है. सो ये सीलोम कैसे प्रेजेंट है इसकी ओरिएंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. गॉट इट. ठीक है. अभी तक ये चीजें समझ में आई. सेम थिंग यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग. हियर फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो इज शोन जिसमें हेड एंड और टेल एंड ऑफ द एम्ब्रियो इट इज फोल्डिंग. एंड प्लीज इसको ध्यान से देखें. दिस इज lateral folding. Sorry, not head and tail. This is lateral folding. What are we looking at? हम इसको साइड से देख रहे हैं. साइड्स मतलब तुम ये बोल लो that there is an embryo. I'll give you orientation. हाँ, जैसे मान लो ये हमारा एम्ब्रियो. ठीक है. हमने इसको ऐसे काटा है. हम यहां से देख रहे हैं. कैन यू सी? तो हमें कैसा दिखेगा? So we will see these things. We can see the lateral folds. These are lateral folds, not head and tail folds. These are lateral folds. तो तुम देख सकते हो अभी क्या होने वाला है. This ectoderm will fold laterally and will come like this. Like ये पूरी body wall को cover करेगा. So it will form the ventral body wall. Can you see? And साथ में ये पूरा amniotic cavity भी आ रहा है. So amniotic cavity will cover the whole thing, and that's why the baby, the fetus will be inside the amniotic cavity. दिख रहा है? So this is the lateral folding that we are looking at. The ectoderm is coming ventrally to close the ventral body wall, and अगर ये वेंट्रल बॉडी वॉल ठीक से क्लोज नहीं हुआ, दिस विल लीड टू सम डिफेक्ट्स नोन एज वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर इन दिस लेक्चर ओनली. इज इट फाइन? इज इट गुड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज ध्यान दो. यहां पर क्या हो रहा है देखो. हमारे पास मीजोडर्म की 2 लेयर्स थी.
One was somatopluric, one was splanchnopluric. Can you see? तो जो स्प्लैंक्नोप्लूरिक होती है दैट इज द विसरल लेयर, वो विसरल ऑर्गन्स को कवर करती है। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो गट बन रहा है दिस विल बी द गट ट्यूब। तो जो विसरल इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है इट इज कवरिंग द होल गट ट्यूब एंड इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द गट ट्यूब। ये पूरा इसको कवर कर रही है, पूरा इससे चिपकी हुई है। कौन? visceral intraembryonic mesoderm, or you can call it splanchnopluric intraembryonic mesoderm. And then you can see this one. This is known as dorsal mesentery. This is the connection of the gut tube. Can you see? This is known as dorsal mesentery. And this one here, जो ये pink में चल रही है, that is lining the body wall. Can you see? ब्लू कलर में एक्टोडर्म दिखाया हुआ है और एक्टोडर्म की जस्ट अंदर वाली लाइनिंग जो है दिस इज सोमैटोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो क्या तुम ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे ये सोमैटोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था। सो विद द फोल्डिंग इट केम लाइक दिस, इट केम टू join the other end, like यहां से ये ग्रो करेगा, यहां से ये ग्रो करेगा एंड दे विल मीट इन द मिड लाइन। कैन यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट हैपेंड इज, पहले जो सीलोम था, इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम, जो पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के साथ कांटेक्ट में था, नाउ दैट कांटेक्ट विल बी गॉन, दिस होल थिंग विल जॉइन टुगेदर एंड व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ विसरल इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो ऑर्गन्स के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में रहेगा एंड देयर इज अ पेराइटल इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो गट वॉल, सॉरी बॉडी वॉल के साथ कांटेक्ट में रहेगा इंटरनली। इज इट गुड? आर वी गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट? सेम थिंग you can see here. This is the lateral folding. This is neural tube, notochord, endoderm, blue color में ectoderm. This is all mesoderm. This is paraaxial mesoderm, intermediate and lateral plate mesoderm. Again, as you can see, this one and this one, somatic, intraembryonic, splanchnic, intraembryonic. What is happening? Splanchnic one is taking a turn, endoderm is taking a turn, पूरा folding हो रहा है, endoderm folds completely to form the gut tube. अच्छा एक चीज और है, ventrally, ventrally जब गट ट्यूब बंद हो रहा है, पूरा गट ट्यूब बंद हो चुका है, बस एक जगह से कम्युनिकेशन है एंड that communication is with the yolk sac. So here ये जो कनेक्शन है, जो गट ट्यूब का कनेक्शन है, यहां पे एक कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन बिटवीन दी गट एंड यूक सैक। लेटर ऑन इन थर्ड और फोर्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन ये कनेक्शन भी रीजेनरेट हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीट गट ट्यूब। गॉट इट? तो इनिशियली क्या होता है, जब लेटरल फोल्ड्स हो रहे होते हैं, पूरा गट आगे से वेंट्रली क्लोज हो जाता है एक्सेप्ट एट अ पॉइंट which is a communication point between the yolk sac and the gut. But after some time, during third to fourth month of gestation, this also regresses and this is a complete gut tube. Fine. ये भी चला जाएगा, बस एक gut tube रह जाएगी which will look like this. So as you can see, same thing is happening. यहाँ पे गट ट्यूब बन गया है जो कि एंडोडर्म से बना है, देन द विसरल इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज कवरिंग द होल गट ट्यूब लाइक दिस, एंड this one, the somatic intraembryonic mesoderm is also coming and it is
joining in midline, but it is lining the body wall. And as you can see, this is dorsally, this is ventrally. So here ventral body wall is formed. And अगर यहाँ पे ये ectoderms meet नहीं करेंगे, so this will lead to a ventral body wall defect, जिसमें body wall ठीक से close नहीं होगा, so organs will come out from this defect. Is it good? क्या हम आगे चल सकते हैं? So there are some points written here जिसमें ये लिखा है कि notochord, neural tube and somites, they are stiff structures. They have a fixed position in the dorsum. So ये कभी भी फोल्डिंग जब होती है एम्ब्रियो की, इनका पोजीशन चेंज नहीं होता है. दे रिमेन एट सेम पॉइंट, सेम पोजीशन, बाकी चीजें फोल्ड हो. इज इट फाइन? कैन वी मूव फर्दर? तो यहाँ पे कुछ थियोरिटिकल पोर्शन लिखा है, यू कैन रीड. ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ वीक एक्टोडर्म फोल्ड होता है, न्यूरल ट्यूब बनती है, एंडोडर्म फोल्ड होता है, गट ट्यूब बनती है. तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब ऑन टॉप ऑफ अ ट्यूब. देन जो मीजोडर्म होता है उसमें से लेटरल प्लेट मीजोडर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. वन इज विसरल लेयर, वन इज पेराइटल लेयर, एंड इन दोनों के बीच में एक प्रिमिटिव बॉडी कैविटी होती है. इसको प्रिमिटिव बॉडी कैविटी ही बोलते हैं. लेटर ऑन इट विल डिवाइड इनटू, सब डिवाइड इनटू पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी एंड पेरिटोनियल कैविटी, जिसको एब्डोमिनो पेल्विक रीजन्स वहां पे बनेंगे. फाइन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट डू वी हैव हियर? एक चीज और मैं बता दूं. जैसे मान लो ये हमारा एम्ब्रियो है, वी कट इट लाइक दिस, वी आर लुकिंग फ्रॉम हियर. सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? देखो, ये यहाँ पे पूरा ये क्या है हमारे पास? न्यूरल ट्यूब, गट ट्यूब. सो गट ट्यूब इज joined to the body or the mesoderm. Can you see it is there is a joint connection. So this one on the back side is known as dorsal mesentery, and this one on the front side is known as ventral mesentery. Generally पूरे gut में ventral mesentery disappear हो जाती है, but it is still present in foregut region. मिडगट में से डिसअपियर हो जाती है क्योंकि लेटर ऑन क्या होता है, मिडगट जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में हर्निएट करता है. इट कम्स लाइक दिस, लाइक जो पूरी एक गट ट्यूब है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, होता ये है दैट द मिडगट विल हर्निएट इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि मिडगट की साइज इंक्रीज होता है, तो उसको जगह लेने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड में जाना पड़ता है. एंड अगेन जो ये हर्निएटेड पोर्शन है ये फिजियोलॉजिकल हर्निएशन है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. बट अगर कभी ऐसा हुआ कि ये हर्निएटेड पोर्शंस ऑफ मिडगट वापस ना जा सके एब्डोमिनल रीजन में, दिस विल लीड टू अनदर defect known as omphalocele. Is it good? अभी ये सब आएगा, जो डिफेक्ट्स हैं दे विल कम लेटर. अभी हम सिर्फ चीजें समझ रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना. व्हाट डू वी हैव हियर? द गट ट्यूब, राइट? द डोर्सल मेसेंट्री, वेंट्रल मेसेंट्री. बट वेंट्रल मेसेंट्री विल ओनली लुक, देखो, डोर्सल मेसेंट्री, वेंट्रल मेसेंट्री, बट वेंट्रल मेसेंट्री डिसअपियर हो जाती है. एंड वेंट्रल मेसेंट्री ओनली परसिस्ट इन द रीजन ऑफ फोरगट. क्यों? क्योंकि मिडगट को हर्निएट करना है अम्बिलिकल कॉर्ड. Got it? Can you see it happening here? Is it fine? ये पूरा गट है और ये गट ट्यूब ऐसे देखो हर्निएट करेगी in the umbilical cord, but later on it has to come back, and if it doesn't, it will lead to a defect. Fine. So let's move further. Again, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. Formation of body cavity at the end of fourth week. Lateral body walls fold meet in the midline. ठीक है? And they close
to form the ventral body wall. This closure is aided by growth of head and tail regions. This cause the embryo to curve into a fetal position. जैसे फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो होती है तो फीटस एक फीटल पोजीशन ले लेता है, राइट? देन व्हाट विल हैपन? द क्लोजर ऑफ वेंट्रल बॉडी वॉल इज कंप्लीट, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया था, लेकिन एक जगह से ओपनिंग रहता है, दैट इज द कनेक्टिंग स्टॉक, जो स्टॉक योग सैक से कनेक्ट कर रही है, विच विल बिकम फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड. सिमिलरली क्लोजर ऑफ गट ट्यूब इज कंप्लीट एक्सेप्ट फॉर द कनेक्शन, कहां पे? विटलाइन और योग सैक डक्ट, and it is incorporated in the umbilical cord. So ventral body wall भी पूरी तरीके से क्लोज नहीं होती है, उसमें से umbilical cord की कनेक्शन बची होती है, and inside that umbilical cord lies vitelline duct which will later on degenerate between second and third months of gestation, around third month. Then we have serous membranes. तो जैसे हमारा वो था सोमैटोप्लूरिक एंड स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, दोनों से ही एक मेम्ब्रेन फॉर्म होगी. बोथ द लेयर्स ऑफ दीज मीजोडर्म, they will become mesothelial and they will form some membranes, parietal layer of serous membrane, visceral layer of serous membrane, which will form here only. अब जैसे ये देखो, ये विसरल लेयर ऑफ इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, ये सोमैटिक लेयर ऑफ इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. So it will become mesothelial and it will secrete a membrane, or it will make a membrane like this. This will be the membrane, and both of these membranes are continuous at the mesentery. Can you see? यहीं पे तो continuous होंगे ना, the splanchnopleuric and the somatopleuric. दोनों लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं? सीरस मेम्ब्रेन्स बनाती हैं. बोथ दी मेम्ब्रेन्स आर कॉन्टिन्यूअस एट डॉर्सल मेसेंट्री. ठीक है, चले आगे. लेट्स गो. सो नाउ अगेन वी आर लुकिंग एट द सेम डायग्राम्स. नाउ लुक, मैंने अभी बताया था कि इनिशियली इट वाज लाइक दिस, राइट? कॉन्टिन्यूअस विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. तो अब क्या होगा अगर मान लो मेरे पास ये है, this is the same diagram. Can you see? Amniotic cavity, yolk sac cavity. This is the embryo forming. In the middle, you can see the neural tissue. These two things are the membranes. कौन सी? Buccopharyngeal membrane and cloacal membrane. दोनों ही membranes पे mesoderm present नहीं होता. These are the two membranes where ectoderm and endoderm are in direct contact with each other. Got it? This will become your oral cavity, or the communication to the outside, and this will become the anal portion or the other communication to the outside. So अब हम क्या करेंगे? हम इसी डायग्राम को थोड़ा और समझेंगे. इसी डायग्राम में अगर मैं 3 जगह से इसको कट करूं, so how will it look like? So first of all, let's cut from here. Fine. So look, if we are cutting it from here, इट विल लुक लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कैविटी है. ये रही वो कैविटी, ऊपर एक्टोडर्म, नीचे एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म. देन इफ वी कट इट फ्रॉम हियर, व्हाट विल वी सी? देखो बीच में न्यूरल ट्यूब बन रही है. सो हियर इज न्यूरल ट्यूब. देखो बीच में यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बन रही है. सो हियर इज द न्यूरल ट्यूब. ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड ऑफ न्यूरल ट्यूब हियर नोटोकॉर्ड बनती है. तो यहाँ पे देखो नोटोकॉर्डल प्लेट यहाँ पे बनी हुई है,
एंड एज यू कैन सी दीज आर दी टू सीलोमिक कैविटीज जो तुम्हें दोनों साइड पे दिख रही हैं। एंड दिस इज द मेसोडर्म, द अपर वन इज एक्टोडर्म और नीचे है इंडोडर्म। Then again, if we cut the same fetus from here, so what will we see? As you can see, यहाँ पे ये communication दिखाई देगा. Same thing. This is the communication of intraembryonic coelom with extraembryonic coelom. And बाकी चीजें जो कि है mesoderm, ये neural tube अभी बन रही है, ectoderm, endoderm. Is it good? It is the same diagram. We are just looking at it. हम बस इसको पढ़ना चाह रहे हैं। एंड अगेन अगर हम इसको ऐसे एक्सिस में कट करते हैं, क्रेनियल कॉर्डल ऐसे कट करते हैं तो हमें क्या दिखेगा? हियर, यहाँ पे कैविटी दिखेगी। देन वी हैव दिस बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने तुम्हें अब भी बताया था। बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन पे एक्टोडर्म एंडोडर्म डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। सिमिलरली क्लोएकल मेम्ब्रेन, same thing, ectoderm endoderm in direct contact. Other than that, here we have notochord forming, here we have the neural tube यहाँ पे डेवलप करेगा, and here we have primitive streak, right? And here is the allantois. Is it fine? चलेगा? We have seen all these sections. ये चीजें सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि ओरिएंटेशन बन सके, बाकी ताकि तुम समझ सको कि लेफ्ट राइट कॉर्डल क्रेनियल एंटीरियर पोस्टीरियर क्या क्या चीजें हैं। सब चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। गॉट इट? अब लेटर ऑन क्या होगा? वही सेम, लेटरल फोल्ड्स बनेंगे, बीच में मिल जाएंगे और एक अंदर की तरफ कैविटी बनेगी। दैट इज द प्रिमिटिव बॉडी कैविटी एंड दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट इट हियर। जो येलो कलर में सारा ये बना हुआ है, दिस इज द इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम नाउ, जो कि अगेन हॉर्सशू शेप की कैविटी है। लाइक इफ यू कैन सी, ऐसे जा रही है ये, ठीक है, हॉर्सशू शेप। बट द पॉइंट इज, कैन यू सी जो इसका क्रेनियल एंड है, दिस इज क्रेनियल, दिस इज कॉर्डल, राइट? तो जो इसका क्रेनियल एंड है, जो ये कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट था, तो इट इज समथिंग लाइक दिस ना, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। आई ड्रॉ इट। ये कुछ इस तरीके का कैविटी है, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो अभी क्या होने वाला है? दिस पार्ट इज गोइंग टू फॉर्म द पेरिकार्डियल कैविटी। दिस पार्ट विल नैरो डाउन, यहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी। दिस विल बी जस्ट अ कैनाल जो कम्युनिकेशन बनाएगी बिटवीन दिस कैविटी विच इज नोन एज पेरिटोनियल कैविटी एंड दिस कैविटी विच इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी, जो मैंने अभी बोला। ये पूरा पेरिकार्डियल कैविटी बनने वाला है, मतलब इसमें गट, सॉरी, हार्ट डेवलप होने वाला है। सो यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो, ये जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिखाया है ये हार्ट है। एंड ये जो दो निकल रहे हैं इसमें से ये एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट बनेगा पेरिकार्डियल कैविटी, ये वाला पार्ट बनेगा पेरिटोनियल कैविटी, जो एब्डोमेन वाली कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी। एंड ये यहां से नैरो डाउन हो जाएगा, जिसको एक कैनाल बोलेंगे, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, दिस वन, यहाँ पे ये कैनाल बनेगी। इज इट फाइन? क्या तुम्हें ये चीज समझ आती है? तो देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये है तुम्हारी पेरिकार्डियल कैविटी, दिस इज द नैरोड आउट कैनाल। लुक, देखो, पेरिकार्डियल पेरिटोनियल कैनाल, दिस वन, दिस इज पेरिकार्डियल कैविटी एंड हियर यू हैव पेरिटोनियल कैविटी। तो ये सारा एब्डोमेन वाला पार्ट होने वाला है, ये तुम्हारे हार्ट वाला पार्ट होने वाला है, और ये जो कैनाल दिख रही है ना अभी तुम्हें, ये प्लूरल कैविटी में कन्वर्ट होने वाली है। मतलब अभी थोड़ी देर बाद ये प्लूरल कैविटी बनाएगी। आई विल शो यू, आई विल शो यू, आई हैव अनदर डायग्राम, आई विल शो यू। बट उससे पहले एक बार ये वाला डायग्राम भी देख लो। एज यू कैन सी, दीज आर द डायग्राम्स, जो वो सेम डायग्राम्स हैं, बस उसको थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाया।
अगेन दिस इज दिस हॉर्स शू शेप्ड कैविटी, जिसमें देखो, कैन यू सी, दिस वन इज द पेरिकार्डियल कैविटी, दिस इज एक पतली सी कैनाल है, ठीक है, एंड देन दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी। सेम थिंग विल बी ऑन द अदर साइड, दिस पतली सी कैनाल और पीछे की सदर तरफ भी ये बड़ा सा पेरिटोनियल कैविटी होगा, लाइक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस। सो दिस वन इज द पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें हार्ट डेवलप होने वाला है। दिस इज pericardio peritoneal canal which is connecting these two cavities at this point of time, and this is peritoneal cavity. पेरिटोनियल कैविटी कवर करेगी, मतलब कवरिंग बनती है, पेरिकार्डियम कवर करता है हार्ट को, प्लूरल कैविटी कवर कर, प्लूरल मेम्ब्रेन कवर करती है लंग्स को, एंड पेरिटोनियम कवर करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। सो दैट इज व्हाट्स हैपनिंग हियर, प्लीज ध्यान दो, देख रहे हो तो प्लीज देखो, ये है पेरिकार्डियल कैविटी, इट हैज अ कनेक्शन विद द पेरिटोनियल कैविटी। सेम थिंग यू कैन सी हियर, बट ये एक डिफरेंट व्यू है, इसको हम वेंट्रोलेटरली देख रहे हैं, वेंट्रल एंड थोड़ा साइड से, वेंट्रोलेटरल पोजीशन है ये। सो अगेन इफ यू कैन सी, दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी, okay, then on both the sides you have this peritoneal cavity, and this is this canal जो इस कैविटी और इस बड़ी सी कैविटी को ज्वाइन कर रही है, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, ठीक है। आई विल टेक यू टू अनदर डायग्राम, प्लीज लुक एट दिस डायग्राम, this is another diagram, some schematic representation. Again, this is pericardial cavity, this is pericardio peritoneal canal, and this is peritoneal cavity. तो अभी क्या होगा इस, क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे हार्ट डेवलप करेगा, ये जो कैनाल है ये लंग्स के अराउंड प्लूरल मेम्ब्रेन बनने वाला है, और पेरिटोनियम तो तुम्हें पता ही है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए प्रेजेंट है। तो अभी पता है क्या होगा, यहाँ पे ना दो मेम्ब्रेन्स बनेंगे, वन इज नोन एज प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, प्लूरोपेरिकार्डियल, प्लूरोपेरिकार्डियल, pleuropericardial membrane, and one is known as pleuroperitoneal membrane. तुम प्लीज ध्यान से समझो, ये हार्ट वाली जगह है पेरिकार्डियल, ये लंग्स वाली जगह है प्लूरल, एंड ये पेरिटोनियम वाली जगह है। सो इफ देर इज अ मेम्ब्रेन जो बन रही है, जो इस पोर्शन को ही अलग करने वाली है, क्योंकि अब पेरिकार्डियल कैविटी बिल्कुल अलग हो जाएगी, प्लूरल कैविटी अलग हो जाएगी, और पेरिटोनियम अलग हो जाएगा। So these two membranes are pleuropericardial membrane and pleuroperitoneal membrane, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगेन दिस इज द डिवीजन, ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ये प्लूरल कैविटी है, और ये दिस इज द अनदर डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी है। सो दिस मेम्ब्रेन विल सेपरेट आउट the pericardial cavity and pleural cavity, and this membrane is known as pleuropericardial membrane, and again this membrane will separate out the pleural cavity from peritoneal cavity, and this membrane is known as pleuroperitoneal membrane. क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? क्या हम आगे चलें? सेम डायग्राम अनदर व्यू, देखो क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये रहा पीछे फोरगट, ये है फोरगट में से ही बनता हुआ रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, यहीं से समझ लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम फोरगट से ही अराइज होता है, दैट मींस जो लंग्स बनेंगे वो फोरगट से ही अराइज होंगे, एंड ये जो अराइज हो रहे हैं इसको, लंग्स को कवर करेगा ये अपना प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पे ये है हमारा पेरिकार्डियल कैविटी, इनिशियली जो दो होता है, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी,
Then we have this communication with the peritoneal cavity. This communication is known as pericardio-peritoneal canal. Then what will happen? ये अलग हो जाएंगे, और ये वाला जो पोर्शन है, प्लीज इस पोर्शन पे ध्यान दो। सॉरी, मैंने कुछ उल्टा बोला है, मुझे माफ करना। ओम साई राम। ओ माय गॉड, बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो जाता है मुझे बोलने के बाद। ये पेरिकार्डियल कैविटी है। सॉरी, मेरा गलती है। ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ये पेरिटोनियल कैविटी है, क्योंकि हॉर्स शू शेप है ना। तो पेरिटोनियल तो दो साइड पे है, पेरिकार्डियल एक ही है। ये रही पेरिकार्डियल कैविटी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, दिमाग नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ये पेरिटोनियल कैविटी है, और ये रहा हमारा कम्युनिकेशन, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल। एंड ये कैनाल जो है अभी ऐसे हो जाएगा, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। सो हियर दिस थिंग विल फॉर्म द प्लूरल मेम्ब्रेन दैट विल कवर अप द लंग्स, द डेवलपिंग लंग्स। And here we have pericardial cavity, and on the back side we will have peritoneal cavity. Is it good? क्या आपको ये बात समझ आया? थैंक यू। आगे चलते हैं। आई थिंक ये वाला पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा एक बार यहाँ पे भी देख लो। अगेन सेम थिंग, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल, पेरिटोनियल, दिस कैनाल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये दो मेम्ब्रेन्स बन रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये कलर कोडिंग डार्क कलर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो मेम्ब्रेन है, वन इज प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, वन इज प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और ये इसको अलग करने वाली है, मैंने पहले भी बताया था। अगेन द अदर व्यू, so this thing that you are looking at, this thing we are looking at the pleuropericardial fold। कौन से वाला? प्लूरोपेरिकार्डियल, मतलब हमने यहां से काटा हुआ है, तो हमें सिर्फ यही वाले फोल्ड्स दिखेंगे। तो एज यू कैन सी, व्हाट आर वी लुकिंग एट, यहाँ पर ये है प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स, जो ये पेरिकार्डियल कैविटी है, और ये लंग्स बनेंगे यहाँ पर। तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड बन रहा है। एंड दिस प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड विल हैव टू थिंग्स इन इट। As you can see, one is a vein and one is a nerve. एक है phrenic nerve और एक है common cardinal vein। common cardinal vein, जो कि हम हार्ट डेवलपमेंट के टाइम पे भी इसको वापस से कंसिडर करेंगे। बट एज यू कैन सी, कॉमन कार्डिनल वेन लेफ्ट साइड से रिग्रेस हो जाती है, नहीं मतलब डिजनरेट हो जाती है, ओनली राइट साइड वाली ही बचती है। So let us talk about it after some time in another lecture. You already know heart wala lecture. Okay. Again, as you can see, ये यहाँ पे फोल्ड बना है, मेम्ब्रेन बनी है, प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड और प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जो इसको सेपरेट आउट करेगी। एज यू कैन सी, इसने यहाँ पे सेपरेट आउट कर दिया है इसको। ठीक है, एंड देन लंग्स ग्रो करेंगे, एंटेरो, पोस्टीरियरली, वेंट्रली, लेटरली, हर जगह से लंग्स ग्रो करेंगे। फाइन, कैन यू सी? चलें आगे। नाउ रीड। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अ स्ट्रक्चर नोन एज सेप्टम ट्रांसवर्सम, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, जो कि ये ग्रीन कलर यहाँ प्रेजेंट है। सो सेप्टम ट्रांसवर्सम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मीजोडर्म से ही डिराइव हुआ है, वो भी विसरल इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से डिराइव हुआ है। And it is again a thick plate of mesodermal tissue which is present between thoracic cavity and yolk sac. Please look at it. यहाँ पे ये thoracic cavity है, ये yolk sac है। सो yolk sac एंड thoracic cavity के बीच में ये प्रेजेंट है।
अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो से कि थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ये प्रेजेंट है, बट ये कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता, इट इज जस्ट प्रेजेंट वेंट्रली, एज यू कैन सी यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, चलें आगे। एंड देन इसके पीछे देखोगे तो देखो, है तो ये इनकम्प्लीट साइज स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि फिर ये कैनाल आ जाती है ना बीच में, मतलब पूरा पीछे तक नहीं है ये स्ट्रक्चर। एंड व्हाई इज दिस स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट हियर? हम यहाँ पर क्यों सेप्टम ट्रांसवर्सम की बात कर रहे हैं? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे डायाफ्राम का डेवलपमेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेप्टम ट्रांसवर्सम बता दिया है। फाइन, ठीक है, अभी आएगा आगे, बहुत कुछ आएगा, ये चीज मैंने पहले ही बता दी है। ठीक है, फाइन। सो डायफ्राम का डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम एक बार वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। सो व्हाट आर वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट्स, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताए थे कि मान लो अगर वेंट्रल बॉडी वॉल, जो कि एक्टोडर्म में से आ रहा है, वेंट्रली क्लोज कर रहा है मिड लाइन में, तो अगर वो ना कर पाया ऐसा काम, तो क्या होगा? जो अंदर के ऑर्गन्स हैं दे विल बी एक्सपोज्ड ऑन द आउटसाइड। सो इन चीजों को बोलते हैं वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट्स, एंड ये थोरैक्स में, एब्डोमेन में और पेल्विस में हो सकता है। मतलब ये थोरैक्स वाले रीजन में भी हो सकता है, ये एब्डोमेन वाले रीजन में भी हो सकता है, और ये पेल्विस वाले रीजन में भी हो सकता है। सो फर्स्ट इज एक्टोपिया कॉर्डिस, जिसमें ये थोरैक्स वाले रीजन में हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ फिर उसकी वजह से हार्ट जो है बाहर की तरफ लाई करेगा, एंड दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज शोइंग एक्टोपिक कॉर्डिस, दिस फाइन। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कई बार क्लोजर डिफेक्ट्स समटाइम्स, sometimes the closure defects begin at the caudal end of the sternum. सो स्टर्नम के, जैसे स्टर्नम यहाँ पे होता है, तो स्टर्नम के कॉर्डल एंड, मान लो स्टर्नम यहाँ पे है, तो स्टर्नम के कॉर्डल एंड से ये डिफेक्ट स्टार्ट करेगा, पूरा अपर एब्डोमेन को कवर करेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब देयर विल बी अ स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग एक्टोपिक कॉर्डिस एंड इंक्लूडिंग सम एब्डोमिनल ऑर्गन्स। इसको बोलते हैं कैंट्रल पेंटालॉजी। तो इसमें क्या क्या होता है? डिफेक्ट्स इन स्टर्नम, ectopia cordis, absence of pericardium, intracardial defects, heart defects, defects in the anterior region of diaphragm, and omphalocele and gastroschisis. मतलब gastroschisis is again a ventral body wall defect जिसमें abdominal contents expose हो जाते हैं, because again it is a वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट जिसमें वेंट्रल बॉडी वॉल ठीक से क्लोज नहीं हुई होगी, देयर विल बी अ गैप, उस गैप में से अंदर के ऑर्गन्स एक्सपोज हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। सो दिस कैंट्रल पेंटोलॉजी, इट लुक्स लाइक दिस, and it includes multiple defects, as you can see, including ectopia cordis and some uh, abdominal contents coming out, and it can also include omphalocele, जो भी हम देखेंगे, वेट करिए। देन वी हैव गैस्ट्रोशाइसिस, जिसमें मैंने बोला एब्डोमेन का ये बॉडी वॉल डिफेक्ट है, एंड दिस डिफेक्ट लुक्स लाइक दिस, जिसमें एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं, एंड इट इज यूजुअली सीन ऑन द राइट साइड ऑफ अम्बलाइकस, राइट साइड ऑफ द अम्बलाइकस। एंड कैसे डिटेक्ट होता है ये इन द फीटस? इट इज डिटेक्टेड इन द अल्ट्रासाउंड, or it can be detected by increased alpha fetoprotein levels in maternal blood, maternal serum, and the amniotic fluid. So amniocentesis can be done,
एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड वी कैन सी द एलिवेटेड अल्फा कीटो प्रोटीन। ठीक है, चलें आगे। Then we have bladder and cloacal extrophy, which is again a ventral body wall defect in the pelvic region. Again ऐसा ही हुआ होगा, ventral body wall आगे आके नहीं जुड़ा होगा midline में, जिसकी वजह से एक defect बन गया and the organs can protrude outside. So as you can see, this one is bladder extrophy and this one is cloacal extrophy. In bladder extrophy, what we have is bladder expose हो जाता है, बाहर हो जाता है, and penis can also be involved, and there is a condition known as epis epispadias, sorry, epispadias, जिसमें क्या होगा, the dorsum of penis, मतलब or the back side of penis will have a slit like opening like this. See, this is the scrotum area. ये penis is also involved in this defect, but let us say this is the dorsal portion, the back side of the penis. So there will be some slit like opening on the back side of penis known as epispadias. Done. Then we have cloacal extrophy, जिसमें the cloacal membrane और cloaca से derive होता है bladder and rectum. So as you can see, it will involve both the things. Bladder and rectum both will be exposed. Fine. And in these defects, the last one is omphalocele, जो कि मैंने बताया था कि जो मिडगट होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में हर्निएट करता है डेवलपमेंट के टाइम पे, बट अगर वो वापस ना जा पाए एब्डोमिनल कैविटी में, so this will lead to a problem, a defect again known as omphalocele. Is it good? You can see fails to return to the abdominal cavity, so this is known as omphalocele. ठीक है, so coelom वाला portion is all covered. We will talk about diaphragm now. So functions of a coelom, what are the functions of coelom? In vertebrates, what happens is the coelom is going to make the cavity, the pleural membrane, pleural cavity, pericardial membrane, pericardial cavity, and peritoneal membrane and peritoneal cavity. तो इन कैविटीज में ऑर्गन्स बहुत आराम से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मूवमेंट कर सकते हैं, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, और यू कैन से कि ये जो सीलोम है फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। ठीक है, अदर देन दैट इट परमिट्स विसरल ऑर्गन्स टू ग्रो एंड शिफ्ट पोजीशन विदाउट हिंड्रेंस। क्या करता है, परमिट करता है विसरल ऑर्गन्स जो अंदर से ग्रो कर रहे हैं उनको ठीक से ग्रो करने के लिए एक जगह देता है, स्पेस देता है। अदर देन दैट सीलोम में एक फ्लूइड होता है, दैट इज सीलोमिक फ्लूइड, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड दिस सीलोमिक फ्लूइड विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू होल ऑफ द एम्ब्रियो, क्योंकि वो पूरे एम्ब्रियो में फ्लो करता है अनटिल एंड अनलेस एक हार्ट और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता तब तक। फाइन, चलें आगे, because now we have to talk about formation of diaphragm. This is the last part of this lecture. So देखो क्या होता है, हमें क्या क्या चीजों की बात करनी है। एक तो वो सेप्टम ट्रांसवर्स, देन इफ यू रिमेंबर दोज फोल्ड्स, जो pleuroperitoneal folds that were separating the pleural cavity from peritoneal cavity. So pleuroperitoneal folds, यहाँ पे इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड एक एक सेपरेशन पॉइंट बना रहा है। तुम देखो इसको ध्यान से, देखो, तो एक तो सेप्टम ट्रांसवर्सम डायाफ्राम बनने में मदद करेगा। तुम खुद देखो ना, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लंग्स है, नीचे पूरा एब्डोमिनल विसरा होगा, तो यहाँ पे एक हमें क्या चाहिए, डोम शेप्ड डायाफ्राम चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उन्हीं से डायाफ्राम डेवलप होने वाला है। सो वी हैव सेप्टम ट्रांसवर्सम एंड वी हैव प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन।
सो जनरली प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, सो इट विल कम टू द वेंट्रल साइड ऑल्सो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। So we have pleuroperitoneal folds which will extend medially and ventrally, आगे की तरफ and medially, and by seventh week it will fuse with mesentery of esophagus। अच्छा भाई, mesentery of esophagus का इसमें क्या काम आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखना, दिखाते हूँ। सो देयर इज मिजेंट्री ऑफ इसोफेगस जिसके साथ ये मेम्ब्रेन फ्यूज करती है, एंड अगेन सेप्टम ट्रांसवर्सम। सो नाउ व्हाट विल हैपन, प्लीज लुक एट दिस, व्हाट डू वी हैव हियर। ये है हमारे पास प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन विच विल ग्रो वेंट्रली एंड मीडियली, देख रहे हो ना, यहाँ पे जगह है इसमें ग्रो करना है इसको, एंड हियर इज दी सेप्टम ट्रांसवर्सम, राइट, and there will be the mesentery of esophagus। फाइन, देखो ये esophagus यहां पर है, esophagus, and there is this mesentery known as esophageal mesentery। So this fold is communicate, मतलब join कर रहा है, joining with the esophageal mesentery, and again it is joining with the septum transverse। दे आर फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस थिंग, यहाँ पे पूरा ये डॉर्सल मिजेंट्री ऑफ इसोफेगस, ये प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड एंड सेप्टम ट्रांसवर्सम पूरा मिल चुका है। दे विल हेल्प यू फॉर्म द डायफ्राम। ऑल्सो तुम्हें याद होगा सोमाइट्स, डू यू रिमेम्बर सोमाइट्स? सोमाइट्स triangular portions थे, they had three divisions of them, of which one was myotome, जो मसल्स डेवलप करता है। सो दो सोमाइट्स वाला रीजन जो कि मीजोडर्म से बिलोंग करता है, वो वो भी कौन सा, सर्वाइकल रीजन ऑफ द फीटस में जो प्रेजेंट है, C3 C4 C5 वाले रीजन में, वहां से मायोटोम ऑफ डायाफ्राम, मायोटोम ऑफ सोमाइट, वो आएगा और यहाँ इसको पेरिफेरली कवर करे, पेरिफेरली मतलब बाउंड्री पे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, क्योंकि सर्वाइकल रीजन से ये मायोटोम आ रहा है, मतलब जो अभी ये मसल वाला पार्ट जो बनाने वाला है, वो यहाँ से सर्वाइकल रीजन से आ रहा है। दैट्स वाई जो फ्रेनिक नर्व होती है उसका भी रूट वैल्यू C3 C4 C5 ही होता है, क्योंकि जो मसल आई है वो इस रीजन से आई है, C3 C4 C5 वाले रीजन से आई है, तो नर्व सप्लाई भी उसी सेम रीजन से आएगी। सो वो सोमाइट्स यहां से नीचे पहुंचते हैं, तो अपनी नर्व को साथ लेके नीचे पहुंचते हैं। कुछ समझे? तो ये जो मसल का इनग्रोथ दिख रहा है बॉडी वॉल से, ये सोमाइट की वजह से हुआ है, और ये कौन से सोमाइट हैं? दे आर सोमाइट फ्रॉम रीजन ऑफ C3 C4 C5। ठीक है, चले आगे। सो वी हैव सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये क्या करेगा, ये बनाएगा सेंट्रल टेंडन। अगर डायाफ्राम किसी ने नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज एक बार डायाफ्राम का स्ट्रक्चर देख लो। दिस इज द सेंट्रल टेंडन, दिस इज द इंसर्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मसल फाइबर्स, दीज आर द मसल फाइबर्स। ये जो बाहर से मसल फाइबर्स आ रहे हैं ये बनेंगे तुम्हारे सोमाइट वाले रीजन से, मायोटोम ऑफ सोमाइट से। ये सेंट्रल टेंडन बनेगा सेप्टम ट्रांसवर्सम से, और जो ये डॉर्सल मिजेंट्री या फिर जो मिजेंट्री ऑफ इसोफेगस थी, उससे बनेंगे क्रस ऑफ डायाफ्राम। एज यू कैन सी दीज पोर्शंस आर नोन एज क्रस ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, एंड देखो, देखो सेप्टम ट्रांसवर्सम से बनेगा सेंट्रल टेंडन, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन वो एक एक मेम्ब्रेन बनाती है, एक सेपरेशन बनाती है बिटवीन थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। देन वो मेम्ब्रेन वाला पूरा जो पोर्शन है उसमें मसल ग्रो करती है। देन डॉर्सल मिजेंट्री ऑफ इसोफेगस से बनता है क्रूरा ऑफ डायाफ्राम,
एंड मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम द बॉडी वॉल, जो सोमाइट वाले रीजन से हुई थी, उससे बनता है पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायाफ्राम, दिस वन, दिस होल थिंग। फाइन, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आती है? So that was the development of diaphragm. Now we will move forward and we will talk about the hernias, diaphragmatic hernias, the clinical portion of this lecture. So सबसे पहले आता है congenital diaphragmatic hernia, that means जो again embryological प्रॉब्लम से ही हुआ होगा। एंड व्हाई इज दिस कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया? इसमें क्या हुआ होगा? डायफ्राम ठीक से बना नहीं होगा, डायफ्राम में कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन रह गया होगा बनना। तो वहां से क्या होगा? जैसे देखो ये है, यहां से क्या होगा? एब्डोमिनल कंटेंट्स ऊपर पुश करके ऊपर चले जाएंगे, एंड दे विल पुश द हार्ट एज वेल एज द लंग्स. So this is a defect known as congenital diaphragmatic hernia, and it is caused by many factors, out of which one factor is genetic factor, जिसमें माइक्रो डिलीशन या ड्यूप्लीकेशन हो जाती हैं कुछ जीन्स की. फॉर एग्जाम्पल 15q26 deletion on the chromosome is related to or is linked to congenital diaphragmatic hernia. Again, it is caused by failure of one or both pericardio-peritoneal membrane to close the pericardio-peritoneal canal. वो canal ठीक से close नहीं हो पाई है. That's why there is still a communication between the peritoneal cavity and pleural cavity. That's why the abdominal viscera is entering the pleural cavity, and in 85 to 90% cases, that means in most of the cases, this defect is on the left side. It is prominent on the left side. And through this defect, intestinal loops, stomach, spleen, and part of liver may enter the thoracic cavity. तो समझ में आया? ठीक है. तो जब एब्डोमेन की चीजें चेस्ट में एंटर करती हैं तो हार्ट को एंटीरियरली पुश करती हैं, लंग्स को कंप्रेस करती हैं, एंड लंग्स जनरली आर हाइपोप्लास्टिक. Hypoplastic means lungs are underdeveloped or they are smaller than usual. Why? Because they didn't get enough space to be developed. And this type of hernia is also known as Botch-Dallek hernia. Please remember this, Botch-Dallek hernia. एंड इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? प्री नेटल डायग्नोसिस इज डन बाय अल्ट्रासाउंड और एमआरआई ऑल्सो. फाइन, ठीक है. यू कैन सी दिस इज a radiograph of a newborn. This is a radiograph of a newborn baby in which you can see lungs are not clearly visible, but there is all this opacity because of, obviously because of some abdominal contents pushed into the this thoracic cavity. Got it? Fine. There is another type of defect. This is known as parasternal hernia. And इसमें क्या हुआ है? एक डायाफ्राम का ही एक छोटा सा पार्ट नहीं ठीक से क्लोज हो पाया, एंड दिस इज नोन एज पैरास्टर्नल बिकॉज यहाँ स्टर्नम है आगे की तरफ और उसके दोनों साइड पे ये डिफेक्ट प्रेजेंट है. अगेन बिकॉज दिस इज अ कम्युनिकेशन, तो चीजें ऊपर जाएंगी thorax में. So this is a small part of muscular fiber of diaphragm fail to develop, and a hernia may remain undiscovered in small children. क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा. They will come to be several years old, then they will be diagnosed with this defect, which is frequently seen on the anterior portion of the diaphragm, obviously known as parasternal hernia. एंड इसमें से क्या होता है? बहुत छोटा सा पेरिटोनियल सैक ऊपर जाता है इंटेस्टाइनल लूप्स के साथ. ठीक है.
Then we have esophageal hernia, which is due to shortness of esophagus. So जो esophagus वाला ही जो opening होता है diaphragm में, उसमें से ही stomach it rolls up. So it is also known as rolling type of hernia. It is also known as rolling type of hernia. So stomach is like upper portion of stomach are retained in the thorax and stomach is constricted at the level of diaphragm. Is it good? So these are the diagrams showing you all the diaphragmatic hernias, Bochdelic, parasternal, central hernia, and these are the percentage of people who are affected with these type of hernias, out of which most common is the Bochdelic hernia. Is it good? चलें आगे. So this is the last thing that we are going to discuss about. This is known as eventration of diaphragm. What are we calling it? Eventration of diaphragm. ये कोई तरीके का hernia नहीं है. Even though you are looking at some abdominal organs protruding into the thorax, but still it is not a hernia. क्यों? क्योंकि diaphragm है, diaphragm पूरा है. ये देखो, ये diaphragm है. बट द प्रॉब्लम इज डायाफ्राम की जो मसल्स हैं मे बी वो वीक हैं या फिर डिफेक्टिव मस्क्यूलेचर है. इसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है एब्डोमिनल कंटेंट्स का, उसकी वजह से वो पूरा पुश होके ऊपर पहुंच गया. सो दिस इज नोन एज इवेंट्रेशन ऑफ डायाफ्राम, जिसमें आउट पाउचिंग ऑफ डायाफ्राम हो जाती है एंड स्टिल द डायाफ्राम द एब्डोमिनल कंटेंट्स आर being pushed into the thorax. So this is all about this lecture of body cavities and diaphragm. Everything is covered. I hope that you got all the concepts at least. Fine. So this is all done. We will continue with another lecture of development of respiratory system, जिसमें हम lungs की बात करेंगे and all of it we will talk about. So that's it for today. We'll meet again in another lecture. Till then, ta ta. Bye bye.